नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हुए यूनिट 12 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके तकरीबन 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 12th यूनिट को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, जिसे हम कहते हैं यूएनओ। आज हम इसके रोल एंड इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यूएनओ, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इसको संयुक्त राष्ट्र ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राष्ट्रों का एक संयुक्त संघ है। ठीक है, बहुत सारे राष्ट्र इसके अंदर बैठे हैं, इसके मेंबर हैं। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। मैं इसको मेंबर नहीं कहूँगा, फाउंडिंग मेंबर। जब ये बना तभी से इसका मेंबर है, क्योंकि भारत ने हमेशा से शांति और सहयोग की नीति को अपनाया है और यही काम संयुक्त राष्ट्र संघ भी कर रहा है। तो इसलिए भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। जब ये बना तो भारत ने सबसे पहले इसकी सदस्यता ग्रहण की और आज तक भारत इसके सिद्धांतों को, इसके नियमों को और इसकी कॉन्फ्रेंसेस में जो भी नियम कानून बनते हैं, भारत मानता भी है और उन्हें एप्लीकेबल भी करता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही शुरू होता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत क्यों हुई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई। तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ा और हमने फिर शीत युद्ध के बारे में भी पढ़ा। तीनों में एक चीज़ की जो कमी हमें देखने को मिल रही थी वो यही थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। कोई शक्ति है ही नहीं जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सके, वर्ल्ड के नेशन को कंट्रोल कर सके। हर कोई शक्तिशाली बनना चाहता था और इस शक्तिशाली के चक्कर में पूरे विश्व आग के अंदर झुलसता रहा। ये आप लोग भी जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना कुछ नुकसान वर्ल्ड को झेलना पड़ा था। जो इसमें शामिल नहीं थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ, जो इसमें थे उनको तो होना ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने बहुत नुकसान झेला। शीत युद्ध के दौरान भी अंदर ही अंदर इतने सारे वेपन्स और खतरनाक वेपन्स बना लिए कि अगर आज उनको एक एक भी राष्ट्र अगर किसी एक वेपन को चला देता है तो पूरे विश्व का नाश हो सकता है। ठीक है, यही सब चीज़ें थी कि जब वो कहता है ना, इंसान एक बार गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ बोल देता है, देखता नहीं सामने कौन है क्या नहीं है। जब वो ठंडा होता है तो उसे पता लगता है कि यार मैंने तो गलती कर दी। ऐसा ही हुआ था जब हमने बहुत सारे हथियार बना लिए, बहुत सारे खतरनाक वेपन्स बना लिए। अब ये था कि अगर इनको नष्ट करेंगे तो भी प्रॉब्लम, इनको इस्तेमाल करेंगे तो भी प्रॉब्लम, इनको रखेंगे तो भी प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड रखी, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सोचा जिसमें सभी लोग मिलकर रहेंगे, सभी उसके मेंबर्स होंगे, जो पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखेंगे। तब जाकर ये यूएनओ नाम की संस्था सामने आई। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं? देखो, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य सिद्धांत हम इसके अंदर पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका रही है विश्व शांति के लिए, हम उसको भी पढ़ेंगे। इसकी प्रमुख उपलब्धियां और विफलताएं क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको स्थापित कर दिया तो दैट्स मीन सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है, बहुत नुकसान भी हुआ है। ठीक है, और सुधार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण, क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि लीग ऑफ नेशन पहले ही बन चुका था। ये लीग ऑफ नेशन का विकसित रूप कह सकते हो आप, संयुक्त राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो देखो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो उसके अंदर मेंबर थे वही वर्ल्ड वॉर चला रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको रन ही जो कर रहा है वही आतंकवादी है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये बढ़िया चल जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह आज तक बना एकमात्र वास्तविक सार्वभौमिक और वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। यह 51 देशों के साथ स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में अब इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। यूएनओ एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कर्ता बना हुआ है जिसके पास शासन मुद्दों की व्यापक श्रेणी शामिल है। दुनिया की एकमात्र सही मायने में वैश्विक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है। आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा देख सकते हो, सीमा पार का ही मुद्दा है वो। ठीक है, और हमने इसको यूएनओ में लेके गए हुए हैं, आज तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। जिन मुद्दों को एक देश अकेले हल नहीं कर सकता, चाहे वह कितना शक्तिशाली हो, यह एक जटिल प्रणाली है
जो बहुपक्षीय कूटनीति के लिए केंद्रीय स्थल के रूप में कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका केंद्र बिंदु है। सितंबर के महीने में महासभा के प्रत्येक वार्षिक सत्र के उद्घाटन पर 3 सप्ताह की सामान्य बहस दुनिया के देशों को संबोधित करने और शामिल करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए गहन कूटनीति में छोटे और बड़े राज्यों के विदेश मंत्रियों और राज्य प्रमुखों को आकर्षित करती है। देखिए, ये एक ऐसा मंच है ना जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को जाकर रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर विश्व सुनेगा। आपने सुना होगा गांव में पंचायत बनी होती है, कोई भी मैटर होता है हम उसके पास ले जाते हैं तो पूरा गांव सुनता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये विश्व की पंचायत है। यहाँ पर वर्ल्ड के सारे, चाहे वो कोई शक्तिशाली है, चाहे वो गरीब है, तो चाहे वो बहुत अमीर है, तो चाहे वो मिडिल क्लास है, सभी यहाँ पर एक ही टेबल की कुर्सी जैसी जो बनी होती है, टेबल चेयर कुर्सी, बैठते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं और उनको सॉर्ट आउट भी किया जाता है, क्योंकि इसका मेन काम ही ये है कि शांति बनाए रखें। अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कोशिश की जाती है कि उसको डिस्कशन से समझा बुझाकर हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो ये आगे चीज़ें आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर क्या लिखा है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, सिद्धांत और संगठन। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या उद्देश्य थे, जिस पे ये चल रहा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या संगठन है, यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके चार्टर में ना 4 उद्देश्य लिखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की एकमात्र संस्था है। अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को पता होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब हो गया कि विश्व के सभी देशों को पता होता है। हमने शांति के हित में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, संयुक्त राष्ट्र को पता था इस बारे में, वर्ल्ड के सभी नेशन को पता था, तभी तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका। नहीं तो आपको लगता नहीं कि क्या उसमें युद्ध हो जाना चाहिए। लोगों के समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। देखो, यहाँ पर अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है, समान अधिकारों की। यहाँ पर हम ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। लोगों पर वो फोकस करते हैं, ठीक है, कि आप जितना हो सके लोगों को राइट्स दे, वो डेवलप कर सके, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले कॉलोनियल रूल को देखा था, जिस वजह से जो लोग थे ना वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी डेवलपमेंट को किस तरह से हम निर्धारित करेंगे? अधिकारों से। आपको अधिकार है, आप घूम सकते हो, आपको अधिकार है, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, आप बोल सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप कहीं भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो इन पर भी काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए भी है। ये बेसिकली आपकी हर तरह की डेवलपमेंट की बात करता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ शांति ही स्थापित करनी है, हमने विश्व में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल भी करना है, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को भी बढ़ाना है, ठीक है। इन सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए भी एक केंद्र बना। देखो, सामंजस्य की बात तो बिल्कुल सही तरीके से सामने आ रही है कि कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, यूएनओ का वो मेंबर होता है, ठीक है। कोई भी बात आ रही है तो हम वहाँ पर रखते हैं तो उसे जवाब देना पड़ता है, और वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कोऑर्डिनेशन से, शांति से ये सारा काम सुलझ जाए, युद्ध तक की नौबत ना आए। दूसरे शब्दों में, शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य है। युद्ध संकटों से आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास की पुष्टि करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए सम्मान को बनाए रखने के लिए और सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मूल दृष्टि 4 स्तंभों पर बनाई गई है। पहले 3 है शांति, विकास और मानवाधिकार, जो मैं आपको पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तेजी से परस्पर जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप और एकीकृत ढांचे का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चौथा संस्थापक स्तंभ जो है वो है संप्रभुता, स्वतंत्रता। हालांकि काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र के पहले 2 दशकों के दौरान विभिन्न देशों की स्वतंत्रता से हासिल कर लिया गया है। अब राज्य संप्रभुता है और उचित सीमाओं की चिंता के कारण जांच के दायरे में। अब देखिए, हम इनकी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। पहला है, अपने सभी सदस्यों की संप्रभुता सम्मान पर आधारित है। वो कहता है कि जितने भी राष्ट्र मेरे मेंबर हैं ना,
सारों की मैं इज्जत करता हूँ, सारों की मैं संप्रभुता की इज्जत करता हूँ। फिर मेरे जो डिसीजंस रहेंगे ना, वो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपकी सहमति से ही आपके ही राज्य पे लागू करवाऊंगा। सभी सदस्यों को अपने चार्टर दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा करना होगा। चार्टर में जो भी लिखा है कि आप अटैक नहीं करोगे, सीमाएं बांट दी गई है, तो आप अपनी जगह रहोगे, मैं अपनी जगह पे रहूंगा, युद्ध तक की नौबत नहीं आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें बताइए। इस तरह की बातें चार्टर में लिखी गई हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के न्याय को खतरे में डाले बिना निपटारे के लिए कार्य करेंगे। ये समझाने वाला कुछ नहीं है, बहुत इजी था। वे किसी अन्य राज्य के खिलाफ बल के खतरे या उपयोग से बचना चाहते हैं। बल तो प्रयोग करना ही नहीं है, युद्ध की तो नौबत आएगी नहीं, कुछ भी हो बात को सुलझाओ वहाँ, मिलो, मीटिंग्स करो, कॉन्फ्रेंस करो, या अगर जरूरत पड़े तो यूएनओ में मामला लेकर आओ। न तो वे और न ही कोई और सदस्य या संयुक्त राष्ट्र किसी भी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। देखो, जब भी हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात लेकर आते हैं ना, तो भारत हमेशा कह देता है कि ये हमारा घरेलू मामला है, क्योंकि हमसे ही अलग होकर पाकिस्तान अलग बना था। ठीक है, तो अगर हमसे वो लड़ रहा है तो दैट्स मीन वो हमारा घरेलू मामला है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यूएनओ इसके अंदर दखल अंदाजी ना करे, और वो नहीं करता। पाकिस्तान क्यों बार बार इसको वहां लेके जाता है? क्योंकि चाइना के साथ उसके रिलेशन है, और उसको लगता है कि चाइना के प्रेशर से बाकी राष्ट्र भी वहां पर बात मानकर जम्मू कश्मीर को भारत से छोड़कर पाकिस्तान को दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। महासभा, इसका जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है ना, देखो टोटल इसके 6 मुख्य संगठन है। पहला है महासभा। अगर मैं इसको विश्व की लोकसभा या विश्व की संसद भी कहूँ ना, तो गलत नहीं होगा। आप लोगों को भी पता है कि कोई भी कानून बनता है तो पहला स्टेप यहीं से जाता है। सारे मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉस बने हुए हैं, समुद्रों से रिलेटेड लॉ बने हुए हैं, अगर आपके हैंडीकैप से रिलेटेड लॉ बने हैं, अगर चाइल्ड केयर से रिलेटेड लॉ बने हैं, तो वो यहीं से निकल कर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी देशों के प्रतिनिधित्व बैठे होते हैं। सरकारें अपने प्रतिनिधित्व के सहारे अपनी बात को यूएनओ तक पहुंचाते हैं। जब भी कोई एक्ट बनना होता है, उससे पहले ड्राफ्ट जो होता है वो सभी को पहुंच जाता है, एक्सेप्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी अपनी राय रखते हैं, एंड देन फिर लॉ बनता है। तो ये महासभा विश्व की संसद है जो विश्व के लिए कानून बनाती है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। इसको अगर आप अपर हाउस बोलोगे तो गलत नहीं होगा। विश्व की शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी ही यूएनओ ने इसको दे रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 तो स्थायी मेंबर्स हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिन्हें हम P5 बोलते हैं। और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं जो 2 साल बाद चुने जाते हैं। भारत इस समय सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर है, और मुझे इतना विश्वास है कि आने वाले टाइम में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर भी बन जाएगा। तो इसका मेन दिक्कत नहीं कहूँगा, इसकी मेन जो कार्य है वो यही है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पे भी पीस को कहीं खतरा आता है, तो ये मीटिंग्स करते हैं, ये डिसाइड करते हैं क्या एक्शन लेना चाहिए, और इनकी बात को कोई भी राष्ट्र टाल नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान रखिए। ये बाउंडेड होते हैं सुरक्षा परिषद के निर्णयों के खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। मैंने ऊपर भी आपको कुछ टॉपिक्स में, कुछ ऑब्जेक्टिव्स में, प्रिंसिपल्स में ये बताया था कि वो मानव की स्वतंत्रता, मानव के टोटल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। ठीक है, और इसकी रिलेटेड बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही, जिसमें ये बात सामने आती है कि जो वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने देखा, वहाँ से हमने एक ही चीज़ सीखी है कि डेवलपमेंट करनी है आप। और मनुष्य की डेवलपमेंट चारों तरफ से होती है, यानी कि आर्थिक भी होने चाहिए, सामाजिक भी होने चाहिए, राजनीतिक भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हर तरीके के डेवलपमेंट का जिम्मा सौंपा गया है आर्थिक और सामाजिक परिषद को। अब क्या है कि इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी और इनके बारे में बता सकती हूँ। बहुत सारी एजेंसीज है। देखो, आईएलओ है। आईएलओ हमें लेबर से रिलेटेड कितने घंटे काम करेंगे, कितना पैसा मिलना, इन चीज़ों पर बैठते हैं। खाद्य और कृषि संगठन, किसानों के लिए अगर मैं स्पेशली कहूँ, फूड से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन बनाती है। यूनेस्को, जो हमारे एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड WHO, IPRD है, IMF है, ICA है, मतलब ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि
कहीं ना कहीं इसलिए बनाई गई थी ताकि व्यक्ति का हर टाइम हर तरीके से बिना भेदभाव के विकास हो सके। ठीक है, हमने हर एक एरिया से रिलेटेड एक एजेंसी बना दी। उन सारी एजेंसीज को हमने आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर डाल दिया कि भाई आपकी ये चाइल्ड एजेंसीज हैं, आप इन्हें चलाइए और विश्व के सारे लोगों का विकास करें। इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदार सरकारें उन्हें स्वयं शासन और स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सभी क्षेत्रों ने 1994 के अंत तक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अब इस निकाय के पास बहुत कम काम है। अगर मैं इसे यूटी कहूँ तो गलत नहीं होगा। जैसे केंद्र सरकार यूनियन टेरिटरीज बना देती है, उन पर डायरेक्ट खुद कंट्रोल करती है ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उसी तरीके से यूएनओ भी वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं छोटी छोटी जो डेवलप नहीं कर सकते, उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्हें पैसा देते हैं यूएनओ को। यूएनओ वहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक छोटा बच्चा है, माँ बाप उसे बोलना सिखाते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर जॉब लगता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का कुछ ऐसा ही काम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 15 सदस्यीय जो ये न्यायाधीश होते हैं यहाँ पर काम करते हैं। हॉलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी लॉज होते हैं जो वर्ल्ड में चलते हैं, उनको अगर कोई राष्ट्र नहीं मानता, अगर कोई उनकी उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आप यहाँ कोर्ट में केस कर सकते हैं। सचिवालय देखो, पूरा इतना बड़ा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एंटोनी गुटरेस जो इस समय यूएनओ के महासचिव हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो महासचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, ये तकरीबन उनके सारे ऑफिशियल वर्क को, रिकॉर्ड को संभाल कर रखने, ठीक है, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, टाइम टू टाइम जो काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो सभी यहीं होते हैं। 193 सदस्य देशों के कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, तकरीबन 41,000 का स्टाफ है। यूएनओ में काम करना एक वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हम वर्ल्ड के बेस्ट लोगों के साथ काम करते हैं। शांति और सामाजिक आर्थिक विकास में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र के सावधानीपूर्वक निर्धारण के बावजूद अमेरिका और पूर्व के यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र दुनिया की कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ था। दूसरी ओर इतने संघर्ष विराम और वार्ता की व्यवस्था करके शांति सेना प्रदान करने के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। हम ये जानते हैं कि जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में टकराव चल रहा था, तब यूएनओ कुछ खास वर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये दो बड़ी महाशक्तियां उसकी मेंबर भी थी और इनके सामने वो बिल्कुल लल्लू चप्पू सा था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका प्रमुख अंग है। ठीक है, तो परिषद सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करती है। मैंने आपको पहले भी सामूहिक सुरक्षा के बारे में पढ़ाया था, हांस जे मार्गेंथो के बारे में, तो ये आपको शायद अच्छे से पता भी होना चाहिए। यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य पर हमले को सभी राज्यों के खिलाफ एक हमला मानती है। यह सुरक्षा परिषद के आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति तभी देता है जब उसके 5 स्थायी सदस्य, जो महान शक्तियां कही जाती है, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, ऐसी कार्रवाई पर एक मत हो, कोई भी नकारात्मक वोट ना करे। वीटो, वीटो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत हमेशा बोलता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानी हैं, संगठन हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उनको ख़त्म करने के लिए क्या है कि हमें विश्व से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने एकदम से अटैक कर दिया बिना परमिशन के, तो दैट्स मीन ये तो युद्ध हो गया और यूएनओ के जो सिद्धांत है उनका उल्लंघन हो गया। तो वर्ल्ड हम पे अटैक कर सकता है। अटैक वो हथियार वाला नहीं होगा, इकोनॉमिक अटैक होगा। हम फाउंडेशंस लग जाएंगी, रिलेशंस तोड़ लिए जाएंगे, तो इससे हमें काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इंडिया क्या करता है, यूएनओ के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ये मुद्दा हमेशा उठाता है कि आप कार्य करें, आप जल्दी से तालिबानियों को ख़त्म करवाएं। लेकिन क्या होता है कि हमेशा चाइना वीटो का यूज़ कर लेता है। यहाँ पर 5 वीटो पावर्स हैं, पांचों की 5 होना किसी भी मैटर पर ज़रूरी है, यानी कि हामी करना। अगर कोई एक भी ना कर देता है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो मैटर नहीं सुलझ पाता। तो यही बात है, चाइना हमेशा पाकिस्तान की फेवर करता है, क्योंकि उसके पर्सनल इंटरेस्ट है इस पाकिस्तान में। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा।
ये समझाने वाले कुछ नहीं है। अब देखिए फिलिस्तीन है, अभी अब हम पहुंच चुके हैं कि यूएनओ ने डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या काम किए। तो देखो फिलिस्तीन में भी 1947 में यहूदियों और अरबों के बीच विवाद हो गया था, संयुक्त राष्ट्र के सामने लाया 1947 में। एक जांच के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी को विभाजित करने का फैसला किया, जिसमें यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना हुई, और यह संयुक्त राष्ट्र के सबसे विवाद फैसलों में से एक था। इसे अरब राज्यों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। फिलिस्तीन के सवाल पर यूएनओ 3 अरब इजराइल युद्ध 1940 to 49, 67 to 73 को रोकने में असमर्थ रहा। हालांकि इसने युद्ध विराम की व्यवस्था करने और पर्यवेक्षकों बलों को प्रदान करने और अरब शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए उपयोगी काम किया, लेकिन इसराइल को मजबूत अमेरिकी समर्थन और अरब राज्यों के बीच असहमति के कारण संयुक्त राष्ट्र ने आज तक फिलिस्तीनी के मुद्दे को हल नहीं कर सके। ये कुछ आप यहाँ जो देख रहे हैं ना चीज़ें, ये फिलिस्तीन के मामले में, कोरिया के मामले में, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो यूएनओ नहीं सुलझा पाया, जिस कारण यूएनओ की जो कार्यवाही पर शक किया गया। आप लोग ये जानते हो कि कोई भी मैटर आता है, कोई भी लॉ भी आता है ना, तो सभी एक मत उस पर नहीं होंगे। अब जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताई थी कि तालिबान को ख़त्म करने के लिए भारत ने पहल की, हमेशा से भारत आतंकवाद के खिलाफ रहा है, तो वो पहल करता ही रहा है। लेकिन चाइना का जो पर्सनल इंटरेस्ट था पाकिस्तान के अंदर, उसको पता था कि अगर वर्ल्ड ने इस पर कार्रवाई की तो मेरा तो भाई बहुत लॉस हो जाएगा, तो वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करके हमेशा उसे ख़त्म कर देता है, मैटर को ही ख़त्म कर देता है। वही बात फिलिस्तीन में भी है कि बेशक उसने इसराइल की स्थापना कर दी, यूएनओ ने सोचा था ये कि अगर नहीं हल हो रहा तो आप अलग कर दीजिए यहूदियों और अरबों को, तो यहूदियों को अलग करके तो इसराइल बना दिया, लेकिन अब अरबों को ये पसंद नहीं आया। ठीक है, हर किसी को एक मत लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर, कोरिया युद्ध ले लो, स्वेज नहर का संकट ले लो, ठीक है, ईरान इराक का संकट ले लो, 91 की जो खाड़ी का युद्ध था वो ले लो। ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें यूएनओ की कार्रवाई तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लोगों ने उसकी इस कार्रवाई को पॉजिटिव ना लेकर नकारात्मक लिया। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, इसका जो स्टैटिक्स है सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास में ऑलरेडी ऊपर आपको आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप देखोगे कि हमारे इंडिया में ना अब आईएलओ के बहुत सारे रूल्स लगते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मैटरनिटी लॉज मिलते हैं, मैटरनिटी लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है, यानी मातृत्व और पितृत्व आपको लीव मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ये आईएलओ की तरफ से डाला गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये है ना। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो वर्ल्ड में हंगर रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर अब देखो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के लिए रिसर्च हो रही है कि वर्ल्ड को कैसे इस प्रॉब्लम से निकाला जाए। हर कंट्री अपने अपने लेवल पर तो कर रही है, लेकिन यूएनओ के पास बेस्ट फैकल्टी है, तो वो बेस्ट काम कर रही है क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड का सोचना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या बहुत है, तो डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को भारत को फंड देते हैं ताकि आप सब लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट बेसिक ज़रूरतें, बेसिक खाना तो प्रोवाइड करें, क्योंकि 0 से 5 साल तक के बच्चे, आई थिंक मेरे को लगता है कि 100 बच्चा एक साल में जन्म लेता है ना, तो उसमें सिर्फ 5 ही बच पाते हैं। ठीक है, 95 लोगों की बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। तो जो यूएनओ है उसकी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, और जो यूनेस्को है जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारी इन्हीं सेक्टर्स पे काम करती हैं। और भी बहुत सारी है, इंटरनेशनल एविएशन एसोसिएशन है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, मतलब हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो कि व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए काम करती है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और उसके नियमों के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। यहाँ पर एक एसडीजी की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2030 का एजेंडा है भारत का कि हमने 2030 तक ऐसे सस्टेनेबल गोल्स को क्लियर करना है। यूएनओ में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने बात की थी कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखने हैं। ऐसा नहीं है आज पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, आज पेट्रोल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है,
हम जितना भी है यूज़ कर लें। हमें कैसे ना कैसे करके इसको कम करना है, हमें इसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है, ताकि आने वाले टाइम में लोग इन्वायरमेंट और जो हमारी बेसिक ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना, जिन्हें हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, हम उनको आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ सकें। तो एसडीजी में कुछ ऐसे गोल्स को निर्धारित किया गया था, किसी में 22 है तो किसी में 30 गोल हैं। तो 2030 तक हमने इन गोल्स को पूरा करना है। जैसे कि हमने कार्बन रिडम्पशन करना है, ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। ऐसे बहुत सारे गोल्स इसमें दिए हुए हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उन चीज़ों को शामिल किया है ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें अच्छे से। तो ये सब चीज़ें भी आपकी सामाजिक और आर्थिक परिषद के अंदर ही आती हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां और विफलताएं। तो देखो, उपलब्धियां हैं तो विफलताएं भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को हल करने का एक प्रभावी रिकॉर्ड है। यूएन के शांति सैनिकों ने 1945 के बाद 60 से अधिक फील्ड मिशन किए और क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने वाली 172 शांतिपूर्वक समझौते किए। बहुत बड़ी बात है। अभी दुनिया भर के 20 हॉटस्पॉट में शांति सैनिक जान बचाने और युद्ध को रोकने में कोशिशों में लगे हुए हैं। तो ये कंटिन्यू कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे करके विश्व में शांति बनाई रखी जा सके। मैं आपको ये सभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत कम कम आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप अंदर खुद पढ़ सकें उन चीज़ों को, क्योंकि इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ये बहुत ईजी टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। यह 195 देशों के साथ वैश्विक तापमान वृद्धि जो 2 डिग्री और 3 से 6 फास्फोरस से नीचे रखने के लिए काम भी करता है। यह दुनिया भर में 2 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले वैश्विक जल संकट से भी निपटने की बात कर रहा है। ग्राउंड वाटर बहुत कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 8 सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों के साथ प्रगति की, जिसके बाद 2030 तक सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों की पालन की। जो मैंने आपको एसडीजी और एमडीजी पहले ऊपर डिस्कस किया है ना, वो यही चीज़ें। अब देखिए, बेशक संयुक्त राष्ट्र काम बहुत अच्छा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पास बहुत सारी काम है शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं होता। हर व्यक्ति जैसा है, अगर हम उसको कहेंगे तो भी बेस्ट है, परफेक्ट है, तो आज तक कोई भी बंदा परफेक्ट बना ही नहीं। तो इसकी क्या कमियां हैं? 2002 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कई युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया, लेकिन केवल अफ्रीकी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए इसकी आलोचना की, जबकि पश्चिम की शक्तियों ने भी युद्ध अपराध किए थे। तो कोई पार्शियलिटी की बातें आ रही हैं यहाँ पर। ब्लैक और वाइट को लेकर ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी चलती है, तो यहाँ पर भी देखने को मिली, तो ये भी उसकी कमी है। रवांडा में 100 दिनों में 8 लाख से अधिक लोगों का नरसंहार किया गया। 1995 में बोस्निया सर्बा सेवा ने श्रीबेनिका के सुरक्षित क्षेत्र पर हमला किया, 8,000 मुस्लिम पुरुषों और लड़कों का नरसंहार किया। डारफुर में अनुमानित 3 लाख 30 लाख से भी ज़्यादा सुडानी नागरिक मारे गए। नाइजीरिया में बोको हरम ने 13,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। यह आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है, लेकिन ये सच है। लेकिन फिर भी यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। बर्न काउंट की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि इराक में 1 लाख मौतों के अलावा अफगानिस्तान में 2,20,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका की विदेश नीति के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए थे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ यूएनओ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। और अभी भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यूएनओ को ना पूरा विश्व बजट देता है, कुछ कुछ पैसा देता है यूएनओ को चलाने के लिए। ठीक है, यूएनओ के पास अपने कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि उसे मांगना ना पड़े। ठीक है, तो सारे कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। अब जो बंदा सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है, पावरफुल भी है, उसके खिलाफ वो कैसे जाए? तो कहीं ना कहीं इसके इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ अवहेलना का नाम भी आता है साथ, कि भाई तुमने बनाया तो यूएनओ को वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए था, वर्ल्ड पीस के लिए था, बिना भेदभाव के लिए, तो भाई यहाँ पर भेदभाव क्यों हो रहा है? पिछले 73 वर्षों के दौरान भू राजनीति में काफी बदलाव आया, जो संयुक्त राष्ट्र के सुधार के लिए कहते हैं वैश्विक जरूरतें और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए। बहुत बार मुद्दा ये उठता है कि यूएनओ जैसा चाहिए ना, अब वो वैसा नहीं है, उसमें चेंजेस करने चाहिए। एग्जाम्पली मैं अगर आपको बताऊं, तो भारत कहता है कि आपने P5 बना रखे हैं, अब उसे P6 या P7 करें। आप 2 या 3 राज्य, जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, जो
1950 से ही इसके साथ हैं, 45 से इसके साथ हैं, आप उन्हें P5 में भी जोड़िए। लेकिन हर बार इसकी क्यों आलोचना की जाती है? क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत मेंबर बन जाए, क्योंकि अगर ये मेंबर बन गया तो नॉर्मल सी बात है भाई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। आज तो वो पाकिस्तान को बोलकर हम भारत के खिलाफ कार्रवाई करवा देता है, लेकिन जब वो अगर मेंबर बन गया P5 में, यानी कि परमानेंट मेंबर बन गया सुरक्षा काउंसिल का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद पर अभिमानी, गुप्त, अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वीटो शक्तियों में परिवर्तन का विरोध करते हैं। इस बीच शक्तिशाली देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन, संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता कम करने के लिए कार्य करने, ऐसी एक्टिविटीज होती रही हैं। मैंने आपको अभी तालिबान का एग्जाम्पल भी दिया, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के रिलेटेड मैंने बात की। और आप लोग ये जानते भी हो कि इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर देखते हैं तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी तो कितने हैं ना, अमेरिका के साथ, और सॉरी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, लेकिन फिर भी यूएनओ उस पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता। अब इसके सुधार और पुनर्गठन की बातें आ रही है, तो देखो 31 जनवरी ना 1992 को सुरक्षा परिषद में बहुत सारे शासन अध्यक्षों ने ये बोला था कि भाई आप इसको चेंज करें। 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप ये अब काम नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चिंताएं बन गई है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी बताई कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं अब वो कह रहे हैं कि हमें भी आप परमानेंट मेंबर बनाइए इसमें, लेकिन वो P5 वाले मानते नहीं है, क्योंकि जो वीटो पावर है ना उसकी वजह से ये लोग एक बोलते हैं ना कि एक बंदा अपनी ईगो में है, तो ये P5 अपनी ईगो में है कि हम क्यों इन पांचों को, पांचों से 6 करें, 7 करें, हमारी ईगो हर्ट होगी। तो इस वजह से और बहुत सारे मुद्दे हैं कि यूएनओ आज 21st सेंचुरी के हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा जो उसे करनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, एक टाइम होता है, अगर हम सबसे पहले स्वराज स्कूटर यूज़ करते थे तो आज के टाइम में स्वराज स्कूटर वो माइलेज नहीं देता ना। एक टाइम थी जब मारुति कार अगर हमारे पास हुआ करती थी तो इंडिया का सबसे अमीर बंदा तो वही हो जाया करता है, लेकिन आज जब मारुति को कोई पूछता नहीं, आज तो BMW और मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी होता है। यही डिमांड यूएनओ में भी चल रही है, जिसे बहुत ज़्यादा भड़काया भी जा रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि हो ऐसा। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जय हिंद।